ये करो। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। आज मैं आपको बताऊंगी बौद्धकालीन शिक्षा का मूल्यांकन। मैंने आपको पहले भी बताया था मूल्यांकन का क्या मतलब होता है कि आपको देखना है कि उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। इसका मतलब आपको उस शिक्षा के गुण भी बताने हैं और आपको उस शिक्षा के दोष भी बताने हैं। तो आज हम करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के मूल्यांकन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बौद्धकालीन शिक्षा के गुण क्या क्या थे। जो बौद्धकालीन शिक्षा का मीनिंग और इसकी विशेषताएं मैंने अपने पहले वीडियो में बता दी है और इसका मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा का मीनिंग और विशेषता पढ़िए, तब आपको वो मूल्यांकन पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो बौद्धकालीन शिक्षा मैंने बताए थे, इसके हिसाब से शिक्षा वो ज्ञान होता है जो मनुष्य के दुखों का निवारण करके, उनको दूर करके उनको जो है निर्वाण प्रदान करती है। तो इसका मतलब बौद्धकालीन शिक्षा के हिसाब से मनुष्य के दुखों का कारण एक ही होता है कि उनके जीवन में अज्ञान का अंधकार होते हैं। वो अच्छे बुरे का जो है फैसला नहीं कर पाते और कभी कभी गलत एक्टिविटी में लग जाते हैं, मोह माया में लग जाते हैं, इसीलिए उनको दुख बार बार होता है। जो शिक्षा है वो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और इसीलिए ये वाली शिक्षा को उन्होंने जो है बहुत ही महत्ता प्रदान की है। अब हम देखेंगे इसके गुण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का गुण क्या था? केंद्रीय प्रशासन। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा में क्या था, बच्चे जो थे गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे और वो शिक्षा बिल्कुल जो है निःशुल्क होती थी। उनका कोई भी जो है कोई उनको एक तरीके से उनको नियंत्रित करने वाला नहीं होता था। जो शिक्षक थे वो ही अपनी सारी शिक्षा का व्यय खुद उठाते थे जो बच्चों को देने थे। लेकिन अब क्या हुआ बौद्धकालीन शिक्षा में, अब केंद्रीय प्रशासन की जो थी बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया। अब राज्य जो थे वो जो शिक्षक थे उनको जो है बहुत ज़्यादा सहायता देने लगे थे। जो वहाँ पे मठ और विहार जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी वो नगर के पास ही बड़ी बड़ी जगह में जो है बनने लगे और उन मठ विहार में बनाने के लिए जो राजा लोग होते थे वो गांव के गांव उनको दान में दे देते थे। वहाँ पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था होती थी, वहाँ पे बड़े बड़े कक्ष होते थे और जो शिक्षक थे उनके लिए वहाँ निवास स्थान भी होते थे और बच्चों के लिए वहाँ पे छात्रावास भी होते थे जिससे वहाँ पे आराम से शिक्षा ले। तो समाज के जो अच्छे लोग होते थे वो भी वहाँ पे जो है दान दिया करते थे। इस तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा में जो था केंद्रीय प्रशासन हो गया, मतलब अब राज्य भी शिक्षा में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग करने लगे थे। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें सभी को शिक्षा का समान अधिकार था। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण हो जाता है कि वहाँ पे सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया गया। जाति का कोई भेदभाव नहीं था, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। जो भी शिक्षा लेना चाहता है वो वहाँ पे जो है शिक्षा ले सकता था। इवन उन्होंने तो ये भी बताया है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग है, कोढ़ रोग है या कोई शारीरिक अपंगता है तो ऐसे लोग भी जो है शिक्षा को ले सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे शिक्षा के प्रति कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान अपॉर्चुनिटी थी कि वो मठ और विहार में जाके शिक्षा ले सकते थे। अब नेक्स्ट आता है निःशुल्क शिक्षा। देखिए, जो वहाँ पे पहले शिक्षा दी जाती थी प्राथमिक शिक्षा वो बिल्कुल निःशुल्क थी क्योंकि शिक्षा का प्रबंध जो था अब राज्य सरकार किया करती थी। तो वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शिक्षा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं शिक्षा से लाभार्थी हो। तो वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन था। फिर नेक्स्ट आता है आपको स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था। अब बौद्ध काल में स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसके लिए व्यवस्था की गई। उनके लिए अलग से मठ बनाए गए जहाँ पे सिर्फ स्त्रियां ही शिक्षा लेती थी। वो आयुर्वेद की शिक्षा लेती थी, वो उच्च साहित्य की शिक्षा लेती थी, वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेती थी और उनको बहुत ही चतुर प्रचारक बनाया जाता था। आपने सुना भी होगा कि बौद्ध धर्म की जो संघमित्रा थी उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके जगह जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया गया और स्त्री शिक्षा लोगों में काफ़ी वहाँ पे रुझान उनकी तरफ था। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा के साथ मानववादी शिक्षा का भी वर्ग।
अब बौद्ध काल में भी धार्मिक शिक्षा दी गई और साथ के साथ मानवतावादी शिक्षा भी दी गई, क्योंकि इनकी शिक्षा के प्रमुख तंत्र क्या थे? सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा सत्य, अहिंसा और प्रेम पे आधारित होगी वो हमेशा मानवताकारी होगी। इन्होंने कहा हर मनुष्य आपका भाई है, आपको जो है भाईचारा फैलाना चाहिए। पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब पूरा विश्व आपके एक परिवार के समान है। जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हो, उनकी उन्नति चाहते हो, उनका भला चाहते हो, इसी तरीके से आपको विश्व के सभी लोगों को अपना भाई समझना चाहिए और उनकी उन्नति और उनके भाईचारे के लिए जो है करना चाहिए। इसने मानवतावादी जो है प्रचार प्रसार किया, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, जिससे लोग आपस में क्लोज आने लगे। नेक्स्ट है लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा। देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा दी गई वो संस्कृत भाषा में दी गई। तो संस्कृत भाषा बड़ी गूढ़ भाषा थी और ये सामान्य लोगों को समझ नहीं आती थी, इसलिए वैदिक काल में शिक्षा का इतना प्रसार नहीं हुआ। लेकिन बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने कहा अगर आपको शिक्षा का प्रचार करना है तो आपको मेरी शिक्षाएं जो है लोक भाषा, जिसकी अपनी भाषा है जो लोगों की, उसी भाषा में आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी शिक्षा जो है जनमानस तक पहुंचेगी। तो इसीलिए बौद्ध शिक्षा का जो शिक्षा देने का माध्यम था वो लोक भाषाएं थी, इसीलिए शिक्षा का ज्यादा प्रचार हुआ। फिर नेक्स्ट है गुरु और शिष्य का संयमित जीवन। जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी ये मठों में दी जाती थी। यहाँ पे गुरु और शिष्य का बहुत ही संयमित जीवन होता था। गुरु अपने शिष्य के साथ बड़ा ही स्नेहिल व्यवहार करते थे और जो गुरु की आज्ञा थी वो शिष्य हर हाल में पूरी करता था, वो उनको अपने पिता के समान मानता था। उनके जागने से पहले वो जाग जाते थे, उनके सोने से पहले वो सो जाते थे, उनके वस्त्रों को वो धोते थे, उनके लिए जल लेकर आते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, मतलब और वो जो है बहुत ही संयमित जीवन जीते थे, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते थे। नृत्य संगीत उनके लिए पूरी तरह वर्जित था, मादक पदार्थ उनके लिए पूरी तरह वर्जित था। उनका मेन उद्देश्य होता था शिक्षा को सीखकर और उसका प्रचार प्रसार करना। तो गुरु और शिष्य दोनों में ही बहुत संयमित जीवन होता था। जो शिष्य था उनके लिए गुरु उनके लिए बहुत बड़े आदर्श होते थे और वो इन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में अपना के जो है जंगे जंगे उन्होंने उसका प्रसार किया। तो ये थी आपकी बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं अब आपको अच्छी तरह से पता चल गई। यहाँ स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया गया, यहाँ पे जो है लोक भाषा में भी दी गई और गुरु जो थे शिष्यों के लिए आदर्श होते थे क्योंकि दोनों ही बहुत संयमित जीवन जीते थे। और यहाँ पे राज्यों का भी पूरा सहयोग उनको मिला और सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा की जो थे गुण थे। अब हम बताएंगे बौद्ध शिक्षा के जो थे दोष कौन कौन से थे। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड से ये पता चलेगा कि बौद्ध शिक्षा के जो है दोष कौन कौन से हो गए। अब आप चेंज कर दीजिए बौद्ध शिक्षा के दोष। स्लाइड में कहती हूँ आप चेंज कर दीजिए बौद्ध शिक्षा के दोष। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड आती है, इससे हमें पता चलेगा बौद्ध शिक्षा के जो है दोष कौन कौन से। सबसे पहला है मठों व विहारों में कठोर नियम। देखिए आपको पता है कि जो मठों में जब शिक्षा दी जाती थी उनके बहुत ही कठोर नियम होते थे। वो जो भिक्षा लेकर आते थे उसी से जो है अपना चलाते थे काम। जो बाहर से वस्त्र मांगते थे वही उन्हें पहनने पड़ते थे और अगर उनको कोई भी रोग हो जाता था तो वो गोमूत्र के द्वारा ही अपने रोगों को ठीक करते थे। वृक्षों के नीचे बैठकर ही वो जो है शिक्षा देते थे और बड़ा ही संयमी जीवन जीते थे। हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। नृत्य संगीत में उनको रुचि बिल्कुल नहीं लेनी होती थी। तो इस तरह से वहाँ के बहुत कठोर नियम थे। कभी कभी आम जनता इतने कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाती थी तो वो शिक्षा लेने के लिए मठों और विहारों में नहीं जाती थी। इसीलिए उस समय थोड़ा सा जो शिक्षा का प्रचार था वो थोड़ा कम हो गया था क्योंकि मठों और विहार के बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम थे। अब नेक्स्ट है शिक्षा का धर्म प्रधान होना। वैसे तो बौद्ध धर्म में दोनों तरह की शिक्षा दी गई है, धार्मिक शिक्षा भी दी गई है और जो है सांसारिक शिक्षा भी दी गई है।
लेकिन उनका जो मेन झुकाव था वो था कि वो अपने बौद्ध साहित्य को और जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं उनको जो है बाहर प्रचार और प्रसार करें। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी हर जगह प्रचार प्रसार करें। तो इसी वजह से उन्होंने धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा बल दिया और उन्होंने अपने भिक्षु ऐसे बनाए जो कि दर्शन शास्त्र और जो है उनके उच्च साहित्य और धार्मिक साहित्य को ज़्यादा पढ़े और उसके चतुर प्रचारक और प्रसारक बने। तो ना चाहते हुए भी उनका झुकाव जो था थोड़ा धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा हो गया था और भौतिक शिक्षा की तरफ थोड़ा कम था। फिर नेक्स्ट होता है आपका सैन्य शिक्षा का अभाव। आप लोगों को पता ही है बौद्ध शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा, सत्य और प्रेम। वो कहते थे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा तो बिल्कुल नहीं अपनानी है, हमें जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए और हर एक को अपना भाई समझ के जो है प्रेम फैलाना चाहिए। तो उस समय जो है मठों और विहारों में सैन्य शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए लोग जो थे योद्धा नहीं बन पाते थे, उनको सैनिक शिक्षा नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से कुछ समय तक तो ये ठीक रहा। लेकिन मनुष्य की एक अपनी वृत्ति होती है, तो जो बाहर वाले होते हैं उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और सैनिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी, जिसके अभाव में जो था बाहरी आक्रमण जो है ज़्यादा होने लगे। तो ये एक इस शिक्षा का दोष था। नेक्स्ट है इसका स्त्री शिक्षा की व्यवस्था ना होना। अभी हमने इसके गुण में पढ़ा था कि बौद्ध शिक्षा में जो था स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, ये बिल्कुल ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, उनके लिए पृथक मठ भी होते थे और वो उच्च साहित्य में उनको शिक्षा दी जाती थी, दर्शन शास्त्र में दी जाती थी, जिससे कि वो बौद्ध साहित्य और बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। लेकिन धीरे धीरे ये जो शिक्षा थी ये जो थे उच्च कुलीन की जो स्त्रियां थी उन्हीं को दी जाती थी, जिससे निम्न वर्ग की स्त्रियों को जो है इस शिक्षा से महरूम होना पड़ा। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बाल विवाह बढ़ने लगे। अब बाल विवाह बचपन में ही स्त्रियों की शादी हो जाती थी, तो वो चाह के भी शिक्षा को नहीं ले पाती थी। तो शुरुआत में तो स्त्रियों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन बाल विवाह की वजह से धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा की उच्च व्यवस्था ना रह पाई। तो ये थे हमारे बौद्ध कालीन शिक्षा के दोष। तब आपको बौद्ध कालीन शिक्षा का मूल्यांकन अच्छे से पता चल गया होगा, इसके गुण भी पता चल गए और इसके दोष भी पता चल गए। और अब आप वीडियो अपने सब फ्रेंड में शेयर करेंगे, सबको जो है बताएंगे कि किस तरीके से बौद्ध शिक्षा या वैदिक शिक्षा को आपको पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।